नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे पहले मैंने जो क्लास में बताया था आपको फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन था, तो उसमें दो प्रोसेस होती है। एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन के पहले की जो प्रक्रिया होती है उसको तो बोलते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने डिस्कस किया हुआ था माइक्रोगैमीट माइक्रोगैमीट माइक्रोमेल गैमीट और मेगा फीमेल गैमीट के बारे में, जो फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद उसका जो ओवरी कैसे डेवलप होती है, उसके स्टेमन कैसे डेवलप होते हैं, या मेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे होता है, और फिर उसके बाद कैसे उसका पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद जो जर्मिनेशन, जो पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन होगा, और उसकी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई थी। आज हम यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले बनता है एंडोस्पर्म। जब ओवरी के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होगा या ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो वहां पर मैंने पहले बताया आपको कि एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है, या उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में एक तो बनता है एंडोस्पर्म और दूसरा बनता है एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म जो बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 3n। एम्ब्रियो जो बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 2n। अब ये जो एंडोस्पर्म बनता है ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कोई सीड होता है, तो सीड को भले ही हम सुखा लें, सुखाने के बाद भी वो लिविंग रहता है, जिंदा रहता है। जैसे ही उसको कुछ नमी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी और एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, वैसे ही वो अंकुरित हो जाएगा। जबकि किसी एनिमल को यदि हम धूप के अंदर सुखा लें तो वो जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्यों जीवित रहता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को हमेशा न्यूट्रिशन प्रदान करता रहेगा, और उसके बाद जैसे ही एक एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा, उस एटमॉस्फेयर में वो जो जर्मिनेट हो जाएगा, और इसके बाद जो एम्ब्रियो है ये बन जाता है सीड। तो ये सीड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो सीड के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो इसको एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रदान करता रहता है। तो जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद एक तैयार होता है एंडोस्पर्म, एक बनता है एम्ब्रियो। अब ये जो एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है। फर्स्ट न्यूक्लियर, सेकंड सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। तो 3 तरह का एंडोस्पर्म होता है। इसके एंडोस्पर्म के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है 12th एग्जामिनेशन में, कि जो एंडोस्पर्म है उसके प्रकारों का वर्णन करिए। इस तरह से तो 3 प्रकार होते हैं, न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। तीनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियर जो एम्ब्रियोस्पर्म एंडोस्पर्म होगा, इसमें एक, ये तो ऊपर तो जाइगोट होता है, ये एम्ब्रियो होता है जिसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस से पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। समसूत्री विभाजन होता है और कई न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं। तो इस एंडोस्पर्म के अंदर कई न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसके बीच में कोई सेल का डिवाइडेशन नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं उस न्यूक्लियस के बाहर किसी भी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद फिर जो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकेंड टाइप का है सेलुलर। सेलुलर के अंदर जो ये न्यूक्लियस बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस बने हुए हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर कह सकते हैं इसके बाहर चारों तरफ एक वॉल का निर्माण हो जाएगा, वॉल बन जाएगी। तो वॉल बनने के बाद में वो एक अलग अलग सेल बन जाएगी, जैसे 1 सेल, 2, 3, 4, 5, इस तरह की एक एंडोस्पर्म के अंदर कई तरह की सेल का मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है सेलुलर, इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसका नाम दिया गया है सेलुलर एंडोस्पर्म। ऐसे तीसरा तरह का जो एंडोस्पर्म होता है उसको बोलते हैं हेलोबियल।
ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है, ये इन दोनों के बीच की स्टेज होती है। बीच की स्टेज कैसे? एक तरह से कुछ में न्यूक्लियर जो अलग अलग न्यूक्लियस होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और बीच में एक वॉल बन जाएगी जिससे ये बाई सेलुलर हो जाएगा। एक सेल ऊपर की हो गई अलग, एक नीचे की सेल अलग हो गई। तो इसके अंदर भी काफी न्यूक्लियस होंगे, इसके अंदर भी कई न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह से ये दो चेंबर्स बन जाते हैं। ये नीचे वाला जो ऊपर वाला चेंबर होता है माइक्रोपाइलर चेंबर कहलाता है, और ये चैलेंजर चेंबर कहलाता है नीचे वाला। तो इस तरह से ये दो चेंबर्स अलग अलग बन जाते हैं। तो इस तरह का जो होगा ये हेलोबियन टाइप का होता है। तो इस तरह के ये अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, और ज्यादातर प्लांट्स के अंदर ये न्यूक्लियर टाइप का लगभग 65 प्लांट्स के अंदर इस तरह का एंडोस्पर्म ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर एम्ब्रियो की। जो इसका भ्रूण होता है, वो भ्रूण कैसे जो भ्रूण होगा, सबसे पहले एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट सेल होती है, जैसे ये जाइगोट सेल है। इस सेल में दो सेल्स डिवाइड होंगी। एक सेल बनेगी बेसल सेल, नीचे वाली सेल बनेगी एम्ब्रियोनल सेल, और वो एम्ब्रियोनल सेल जो होगी वो बार बार डिवाइड होके पूरा एम्ब्रियो तैयार करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक एम्ब्रियो ये बनाया हुआ है, एक एम्ब्रियो ये बनाया हुआ है। ये दोनों जो एम्ब्रियो होते हैं, एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर मोनोकोटिलेडॉन होता है और एक डाइकोटिलेडॉन होता है। मोनोकोटिलेडॉन में जिसके ऐसे प्लांट्स जिसकी जो सीड होता है उसमें एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं मोनोकोटिलेडॉन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा गेहूं है, आपका चावल है, इस तरह के मक्का है। तो इस तरह के जो होते हैं वो मोनोकोटिलेडॉन होते हैं, जिनके अंदर केवल एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स। दूसरा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका सीड में दो तरह के दो कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे जितनी भी दालें होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो प्लांट्स होते हैं, वो चना है, जितना मटर है, वो सभी जिसको हम तोड़ेंगे, बीज को आपने तोड़ा होगा तो उसमें दो अलग अलग कोटिलेडॉन होते हैं। जैसे चने को आप तोड़िए तो दो अलग अलग उसके बीज पत्र हो जाते हैं, उसको कोटिलेडॉन बोलते हैं। तो ये कोटिलेडॉन, तो एक जो होता है एम्ब्रियो वो मोनोकोटिलेडॉन का होता है। मोनोकोटिलेडॉन का मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये मोनोकोटिलेडॉन का एम्ब्रियो होता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये कोटिलेडॉन होता है, ये एक सूट एपेक्स होता है और ये रूट एपेक्स होता है। यहाँ से जब ये जनरेट होगा तो रूट डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से ये निकला हुआ है सूट एपेक्स, तो यहाँ से ये शूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का ये इसका एम्ब्रियो होता है। ऐसे ही ये डाइकोटिलेडॉन का है। तो डाइकोटिलेडॉन में ये दो बीज पत्र होते हैं, और इसका जो ये सस्पेंसर सेल होती है, ये ऊपर वाला रूट कैप होता है, और इधर से ये सूट डेवलप होने लगता है। तो इस तरह का ये डाइकोट का है, ये वाला जो है वो मोनोकोटिलेडॉन का है। तो इस तरह से ये हो गया क्या, एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म के तीन तरह के टाइप होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर, दूसरा सेलोवियल, और तीसरा होता है होलोवियल। तो ये तीन टाइप हो गए, न्यूक्लियर, सेलुलर और होलोवियल। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर इस न्यूक्लियस टाइप का ही पाया जाता है। दूसरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी आपको देखने के दो तरह के मिल जाएंगे। ये मोनोकोटिलेडॉन का एम्ब्रियो है और ये डाइकोटिलेडॉन का है। इसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर डेवलप होता है सीड, और इस सीड के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये भी मैंने मोनोकॉट का सीड बनाया हुआ है, और ये बनाया हुआ है डाइकॉट का सीड। तो यहाँ पर ये ऊपर का जो कोट है अलग से, ये होता है सीड कोट बोलते हैं इसको। ये कोटिलेडॉन होता है, तो इसमें दो कोटिलेडॉन बनाए हुए हैं। चूंकि ये डाइकॉट का सीड है इसलिए दो कोटिलेडॉन बनाए हुए हैं। इसके अंदर मैंने एक कोटिलेडॉन बनाया हुआ है, ये मोनोकॉट का है। तो ये कोटिलेडॉन हो गया। इसके बाद ये एपिकोटाइल होता है, ये इधर का हाइपोकोटाइल होता है, और ये इस तरह से ये सीड हो गया, मोनोकॉट का सीड हो गया, और ये डाइकॉट का सीड हो गया। तो ये सीड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में अभी आपको बताऊंगा कि जो ओवरी होती है, या कह सकते हैं जो फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं, मोस्टली ओवरी, उससे सीड का कौन कौन सा टाइप बनता है। मतलब ओवरी के बाद जब इसका डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फिर उसके बाद उससे कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं। तो सीड के ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये बनाया हुआ है, इसमें जो अभी सीड बताया था, सीड, तो सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है। तो जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो ओवरी से होता है, और ओवरी का
क्या पार्ट फ्रूट का कौन सा पार्ट बनाता है ये मैंने इसमें बताया हुआ है। जैसे ओवरी, ओवरी से बनता है सबसे पहले फ्रूट, जो भी फल बनेगा वो किससे बनेगा, ओवरी से बनेगा। अब ओवरी के अंदर जो ओवरी बॉल होती है, उस ओवरी बॉल से बनती है फ्रूट की जो ऊपर का कवर होता है। जैसे आपने आम खाया तो आम का जो ऊपर का कवर होगा वो उसको बोलते हैं हम पेरिकार्प। तो उस वो पेरिकार्प किससे बनता है, ओवरी की जो बॉल होती है उससे पेरिकार्प बनता है। किसी फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो बनता है इससे, ओवरी वाल से। ऐसे ही ओब्यूल, जो ओवरी के अंदर ओब्यूल होते हैं उससे सीड बनता है। अब मान के चलिए किसी ओवरी के अंदर 5, 6, 7, 8 ओब्यूल होंगे तो उतने ही सीड बनेंगे। जैसे मटर की फली है तो उस मटर की फली के अंदर जितने ओब्यूल होते हैं उतने ही मटर के दाने तैयार होते हैं, यानी कि वो सीड बन रहा है। तो ऐसे ही ओब्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ऐसे ही जो फ्यूनिकल होता है उसका जो ब्रंथ होता है उससे इसका स्टेक बनता है, किसका, फ्रूट का। ऐसे इसका हीलियम जो होता है, किसका, ओवरी का जो हीलियम होता है उससे इसका हीलियम बनता है, यानी कि जो अंदर वाला नाभिक वाला हिस्सा होता है वो बनता है। इसके बाद आता है ओवरी का इंटेग्यूमेंट। जैसे मैंने बताया था ओवरी होती है उसमें आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट दो होते हैं। तो ओवरी का जो इंटेग्यूमेंट होगा यानी कि आवरण, ओवरी का जो आवरण होगा उससे बनेगा सीड का आवरण। जैसे आपने आम का ऊपर का कवर होगा, उसके बाद उसका जो खाने वाला पोर्शन होता है वो होगा, मेसोकार्प से बनता है। इसके बाद जो गुठली होती है, आम की जो अंदर की गुठली होती है वो भी हिस्सा काफी टाइट होता है। वो टाइट वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम सीड कोट। तो ये जो सीड कोट होता है ये किससे बनता है, इंटेग्यूमेंट से। अब इंटेग्यूमेंट में भी दो इंटेग्यूमेंट होते हैं। कभी आपने आम की जो गुठली होती है उसको तोड़ा होगा तो एक अंदर एक पतली झिल्ली सी निकलती है, बाहर हार्ड कोट निकलता है और अंदर एक पतली सी झिल्ली निकलती है। तो जो अंदर जो पतली सी झिल्ली निकलती है उसको हम बोलते हैं टैगनम, और जो बाहर का जो कोट होता है, बाहर का जो हार्ड कोट होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टा। तो ये जो टेस्टा बनता है वो आउटर लेयर से बनता है, किसकी, ओवरी की आउटर लेयर से बनेगा। और जो अंदर की जो पतली सी एक झिल्ली होती है गुठली के ऊपर, वो किससे बनती है, उसको कहते हैं टैगनम, वो इनर लेयर से बनेगी। ऐसे ही उसके अंदर न्यूसेलस पाया जाता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो न्यूसेलस होता है, वो एम्ब्रियो सेक, उसके ऊपर एक कवर होता है न्यूसेलस का। उस न्यूसेलस जो होता है वो इसमें समाप्त हो जाता है, न्यूसेलस किसमें, फ्रूट के अंदर। ऐसे एम्ब्रियो सेक जो होगा वो भी, एम्ब्रियो सेक से भी कुछ पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो सेक के। जैसे एम्ब्रियो सेक के अंदर सिनरगेट्स होगी, वो समाप्त हो जाती है। एग सेल्स होगी, उससे एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो जो होता है वो एग सेल से बनता है। जैसे मैंने जब फर्टिलाइजेशन बताया था तब बताया था कि एक न्यूक्लियाई, एक मेल न्यूक्लियाई एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और दूसरा जो न्यूक्लियाई होगा मेल गैमीट, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। ये जो होता है ये 2n होता है, ये होता है वो 3n होता है। तो इस तरह से ये बन जाता है, आपका एंडोस्पर्म बन गया। ऐसी एंटीपोडल जो सेल होती है, ऊपर वाली जो एंटीपोडल सेल होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह के ये फल होता है, ये फल बन गया, ये ओवरी। तो ओवरी से बनता है फ्रूट, और ये सभी ओवरी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उन पार्ट से फ्रूट का कौन कौन सा पार्ट बनता है, तो ये बन जाता है। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बना के क्या बना देता है, सीड। ये सीड बन गया आपका। तो एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्ब्रियो होगा और एंडोस्पर्म होगा। तो इस तरह से ओवरी से फल का मैन्युफैक्चर हो जाता है। तो इस तरह से ये इसमें मैंने आपको बता दिया, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब ये फ्रूट बन गया। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम बताएंगे कि फ्रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फॉल्स फ्रूट भी होता है, ट्रू फ्रूट होता है। तो वो उसमें क्या डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, ये आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया हो, और कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।